नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे 5 टॉपिक। यूएस अटैक हाउदीज, यमन के अंदर ये अटैक हुआ है, सो विल लुक इनटू दिस। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से जुड़ी कुछ बात समझेंगे यहाँ पे। और जो लैंग्वेज डिबेट चल रही है वो देखते हैं कि हिंदी को लेके क्या प्रोविजंस हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। एंड देन हेल्थ केयर, इक्विटी बेस्ड हेल्थ केयर होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी सिस्टम क्या चल रहा है कि हम इंश्योरेंस करवा के दे देते हैं लोगों को। क्या सिर्फ इंश्योरेंस करवा देना एक सोल्यूशन है? वी लुक इनटू दिस। एंड देन सीरियन वॉर को लेके क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सो इन सब एस्पेक्ट्स को यहाँ पे आज कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो एज यू कैन सी ऑन द फ्रंट स्क्रीन, यहाँ पे एक फ्रंट पेज के ऊपर जो प्राइम न्यूज़ आ रही है, दैट इज़ यू कैन से यूएस ने यमन में स्ट्राइक किया और हुदीज़ को अटैक किया। तो इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये हुदीज़ हैं कौन, तो बेसिकली ये शिया ग्रुप है एंड दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, और यू कैन से ईरान जो है वो इनको बैक करता है। ठीक है, सो ये एक बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, सिविल वॉर अभी चल रहा है यमन के अंदर, आप देख सकते हैं। सो मेजरली ये जो बैब अल मंदेब स्ट्रेट है, मतलब ये एक बेसिकली एक चौक पॉइंट है आपके यहाँ पे। इस चौक पॉइंट के अराउंड जो है ये हुदीज़ का थोड़ा सा होल्ड है यहाँ पे। और उससे होता क्या है कि रेगुलरली दे आर टारगेटिंग सी, जो है सी में जो आपके शिप्स चल रहे हैं इनको वो टारगेट कर रहे हैं। और ये हमने देखा है कि इजराइल बेस्ड शिप्स जो हैं उनको टारगेट किया गया है। 2-3 वेसल्स इन्होंने डुबा भी दिए। एंड दिस इज़ हाउ, ये प्राइम रीज़न है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे जो है इस अटैक की तरफ आया है। अब देखो, ये जो रेड सी का जो मेजर रूट है ये एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई, ठीक है, सारा जो है ऑयल ट्रेड यहीं से होके जाता है। तो इसीलिए ये यमन का जो पार्ट है ये बहुत क्रिटिकल माना जाता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ही ये जो हुदीज़ जो हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं और इनका सिविल वॉर चल रहा है बेसिकली जो है यमन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और वो भी डिवाइडेड हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये रेड पार्ट वाला एरिया ये हुदीज़ ने मेजरली ऑक्यूपाई किया हुआ है। और सऊदी अरब के अंदर भी ये टारगेटिंग करते रहते हैं और यहाँ पे भी ये टारगेटिंग कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन को देखते हुए यूएस ने एज अ वार्निंग शॉट एक तरीके से हुदीज़ को डराने के लिए कि भाई आप जो है अपनी ये हरकतें बंद कर दीजिए, उस वजह से इन्होंने ये किया है। एंड वी आर होपफुल कि भी ये थोड़ा और बेटर हो सकता है, मतलब इसके बाद ये थोड़े डर जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो पॉसिबिलिटी इसमें ये बताई जा रही है कि अगर ये एस्केलेट होता है, देखो एस्केलेशन वाला पॉइंट भी हमें रूल आउट नहीं करना, कि अगर ये एस्केलेट होता है, एस्केलेशन का मतलब क्या होगा इसके अंदर कि भी ईरान जो है वो भी यहाँ पे एंट्री करेगा और ये फर्दर एस्केलेट होता है तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस लेके आएगा। ऑयल के प्राइसेस जो हैं उसके बाद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट प्रेजेंट सिचुएशन में ये अनलाइकली है कि भी ईरान खुद इतने दबाव में है कि वो इधर पंगे नहीं लेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फ्रंट पेज। ओके, अब अगली जो मेजर खबर है वो ये आ रही है कि एवरी पीस मूव मेट विद हॉस्टिलिटी बाय पाकिस्तान। सो ये मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि देखिए हम तो चाहते हैं कि शांति हो। और स्वीरिंग इन सेरेमनी की अगर आप बात करेंगे मोदी जी की, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसके अंदर ने मे भी उन्होंने जो है पाकिस्तानी लीडर्स को बुलाया था, ये हुआ था यहाँ पे। तो ही वॉन्टेड पीस एंड रिजल्ट इज दिस। उन्होंने कहा कि जब भी मैं शांति की बात करता हूँ पाकिस्तान डज समथिंग लाइक दिस विच इज़ यू कैन से नॉट गुड फॉर इंडिया। और पहली चीज़ आपको जब पाकिस्तान की बात समझनी है तो किन किन को आप पाकिस्तान में कैसे समझोगे। एक है पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक, दूसरी है आर्मी ऑफ पाकिस्तान, देन देर इज दिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देन यू कैन से देर आर रेडिकल ग्रुप्स दैट आर देयर। तो किस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। तो जनता डेफिनेटली वो तो शांति चाहती है, कोई लड़ना नहीं चाहता। आर्मी एक मेजर प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी आर्मी दे डिक्टेट द फॉरेन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। इंडिया को देखें तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ही कंट्रोल करती है वहाँ पे, और ये भी एक ट्रबल का एक रीज़न है। देन गवर्नमेंट वहाँ पे एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर भी पपेट होगा, जिसको आर्मी बोलेंगे उसी को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और रेडिकल ग्रुप्स हैं ये आर्मी के साथ मिलके काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। तो मोदी जी ने सही पॉइंट किया कि भाई हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन कौन सा पाकिस्तान है पहले ये भी तो समझ लो कि इतने सारे पाकिस्तान के वर्जन्स हैं जो कि मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ओके,
फिर आप ये देखिए, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ सेवरल यू कैन से मेंबर स्टेट्स बाय पाकिस्तान आर नॉट कंड्यूसिव फॉर फ्यूचर ऑफ सार्क। तो ये 2016 का सवाल है। इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है उससे सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और रियलिटी यही है, सार्क एक तरीके से डेड है। ये इसको लेके कोई इतना सीरियस नहीं है, ना ही न्यूज़ में ये बातचीत होती। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कल्चरली वी आर वेरी मच इंटीग्रेटेड। हम एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यू कैन से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, उसके अंदर हम अभी भी बहुत दूर हैं। तो इट इज़ द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सबसे कम इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। कंट्रीज आपस में ट्रेड ही नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वेशन नहीं रखते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। देखो, कुछ तो ब्रिटिशर्स का भी लेना देना है इसके अंदर। मतलब जो भी हमारे यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट्स वो छोड़ के गए हैं, तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स दे वर लेफ्ट बाय ब्रिटिश बिकॉज ऑल दीज एरियाज दे वर द ब्रिटिश कॉलोनी, वो ब्रिटिशर्स की देन है। तो ये भी पॉइंट हमें समझना है कि कई चीज़ों में तो हमारा कसूर नहीं है, हमारे जो कॉलोनाइजर थे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है और उसके बाद से लेके अब तक चलता आ रहा है। देन देर इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू यू कैन से कम्युनलिज्म। तो जैसा हमें देखने को मिल रहा है, रेडिकलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, और सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस लिहाज को भी हमें समझना है, वो एंगल भी यहाँ पे आता है। और दूसरी चीज़, हमें सार्क की अब ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इतनी परवाह करने की ज़रूरत इंडिया इसलिए भी नहीं सोचता क्योंकि हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बिम्स्टेक पे हमारा फोकस है, ठीक है, तो BBIN इस पे हमारा फोकस है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ। तो वी आर एक्सप्लोरिंग आवर वेज। तो इतनी जो है सरदर्दी इंडिया भी नहीं ले रहा कि सिर्फ सार्क के भरोसे बैठना, बट दिस सार्क इज़ क्रिटिकल, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप ट्रू सेंस में सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी लेके आना चाहते हैं, दैट यू वांट टू कनेक्ट योर सेल्फ विद सेंट्रल एशिया, और रोड कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो दैट विल बी पॉसिबल ओनली विद सार्क। तो उस लिहाज से तो सार्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, कि भाई इतने सभी देश एक साथ आ जाएं और एक साथ मिलकर ट्रेड करें रहें। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन होप फॉर। अब देखिए आगे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हैड फेवर्ड लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म इन 2014। तो दिस इज अबाउट द लैंग्वेज डिबेट। ओके, तो अभी ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है इसको लेके चलते हैं, एंड इसके अंदर हिंदी के ऊपर एम्फेसिस डाला जाता है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है एक पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से जो है एजुकेशनल प्रोग्रेस पे इफेक्ट हो रहा है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी आप एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, सो दिस एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ प्राइमरीली लिंक्ड, ये किस चीज़ से लिंक, ये किसको बेटर करने में हेल्प करता है, तो इसके अंदर जो लैंग्वेज एंगल है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी मदर टंग के अंदर अगर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, आपका जो ग्रेस्प है वो अच्छा होगा। तो ये पॉइंट ज़रूरी है। अब देखो, इसके अंदर हमें ये समझना है कि भाई एक लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना, तो स्पीकर की एस्पिरेशंस को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज को लेकर स्पीकर की एस्पिरेशन डिफरेंट हो सकती है, एंड वी हैव टू गो फॉर लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। वी कैन नॉट इम्पोज वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक है, मतलब नो वन इज इम्पोजिंग एनीथिंग, एंड इंडियन लैंग्वेज दे आर अकोमोडेटिव टू द सेक्योर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे तो कोई खास इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जनता को भी नहीं फ़र्क पड़ता। पॉलिटिशियंस जो है वो इसका ज़बरदस्ती मुद्दा बनाते हैं, दैट समथिंग यू कैन से दे रेज अ पॉइंट एंड देन दे डू पॉलिटिक्स अराउंड इट। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। अब दूसरी चीज़ देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी डिबेट हुई थी अबाउट लैंग्वेज, और फाइनली जो है आर्टिकल 343 के अंदर कुछ प्रोविजंस डाले गए दैट हिंदी इज़ गोइंग टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, इट इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, दोनों बातें अलग हो जाती हैं। अच्छा, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को भी हमारे यहाँ पे रिकग्निशन दिया गया था। वी हैव 7th शेड्यूल विच मेंशंस अबाउट यू कैन से दीज पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हमने जो है उसके अंदर एडअप किए हैं। सो सॉरी 8th शेड्यूल, एंड वी मैंशनड अबाउट यू कैन से इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज 22 लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई करके इधर डाल रखी हैं। सो दैट वी हैव डन हियर। अब देखिए इसके अंदर आर्टिकल 351 ड्यूटी ऑन
यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी। तो हिंदी को जो है स्प्रेड करने के लिए एक तरीके से आर्टिकल 351 के अंदर हमने यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी भी असाइन की है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चीज़ और बताई कि भी देर इज़ नो राइट फॉर सिटीजन टू कंपेल इंस्टीट्यूशन टू एडुकेट इन हिंदी। तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई ये कंपल्शन नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती आप बोलें कि इंस्टीट्यूशन भी आपको हिंदी में पढ़ाएं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। और आर्टिकल 29(1) की बात करें तो वी हैव राइट फॉर एवरी सोसाइटी विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू कंजर्व इट। बिल्कुल, ये लिंग्विस्टिक राइट्स दे रखे हैं। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक राइट्स सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं है, ये मेजॉरिटी को भी मिलते हैं। तो हिंदी जो वाले लोग हैं वो भी अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ बिग आइडिया अराउंड इट। ये है बड़ी चीज़ जो इस पूरी डिबेट के अंदर है, ठीक है। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल दीज डिबेट्स। चलिए आगे चलते हैं, हेल्थ केयर इक्विटी की बात करते हैं। सो अभी आज की डेट में आयुष्मान भारत हमने चला रखा है, दैट इज़ इंश्योरेंस बेस्ड अरेंजमेंट, ठीक। तो ये क्या करता है कि ये हमारे जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करेगा और इंडिविजुअल के ऊपर थोड़ा बर्डन जो है वो कम कर देगा, और हॉस्पिटलाइजेशन बेस्ड बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा फोकस ये है कि देखो, एक तो इंडिया में हम ना वेलनेस कल्चर क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। वेलनेस कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। ये तो आप हॉस्पिटल बनवा के दे रहे हो तो वो सेकेंडरी एक तरीके से चीज़ हो गई। जो प्राइमरी चीज़ है, यू हैव टू वर्क अपॉन योर हेल्थ। उसके अंदर आपका जो एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट हियर। और एक और एंटिटी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, गांव के लेवल पे होंगे। उनके ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज आप सीधा बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते हो। छोटी मोटी चीज जो आपकी बीमारी है, जब आपको पहली बार देखने को मिलती है तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जो है वो एड्रेस की जा सकती है। एंड अभी अगर हम बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट, सोशल सपोर्ट, ये आज की डेट में एडिक्वेटली एड्रेस्ड नहीं है, इसमें भी इश्यूज हैं। देखिए, स्कीम्स बहुत हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती हैं। सो ये गड़बड़ करता है। देन देर इज़ ओवर एम्फेसिस ऑन टर्शरी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आपका फोकस है कि भी आप सीधा इंश्योरेंस के थ्रू जो है प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल में आप किसी को भेज रहे हो। उससे पहले के जो स्टेप्स हैं वो करने ज़रूरी है ना। वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल कि भाई राइट वे ऑफ लिविंग क्या होता है, वो भी तो आपको बताना है लोगों को। और यहाँ पे जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए, तो ये क्रिटिकल चीज़ है। अच्छा, देर इज़ दिस इशू ऑफ डिक्लाइन शेयर फॉर नेशनल हेल्थ मिशन। ये इंडिकेट करता है कि यूनिवर्सल हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हट रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका ये जो हेल्थ बेस्ड सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है सबसे पहले, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात और समझनी है कि 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो स्टेट का पूल होता था टैक्स के ऊपर, जो उनका हक होता था, वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया और आज की डेट में 41% है, ठीक है। तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका 41% स्टेट्स को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम क्यों अलग से खर्चा करें, तो स्टेट को जब हमने जो है ये एडिशनल पैसा भी दे दिया तो वो अपने आप देखे हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, दूसरी चीज़ों पे खर्च करना है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। लेकिन अब इसके अंदर अब एक चीज़ को समझना है कि भाई अगर आप सिर्फ इंश्योरेंस बेस पे जा रहे हो तो ये इंश्योरेंस लेने के लिए आपको मिडल मैन के भरोसे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा होता है यहाँ पे। एंड यू कैन से यूएस की बात करेंगे, यूएस में भी ऐसा ही मॉडल फॉलो किया गया था, जिससे जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है ना वो वहाँ पे स्काई रॉकेट है इस टाइम पे, और जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स भी क्या करते हैं, जो प्रीमियम कस्टमर आएंगे उनको जो है ज़्यादा अच्छे से अटेंड करेंगे, ये भी हमने देखने को मिला है। तो सक्सेसफुल मॉडल्स की बात करें तो वी हैव थाईलैंड का मॉडल और कोस्टा रिका का मॉडल। तो थाईलैंड के अंदर टैक्स फंडेड यूनिवर्सल कवरेज स्कीम होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस लेना है, सब लोगों को एक तरीके से इंश्योरेंस मिल जाता है। और कोस्टा रिका में दैट इज़ मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम प्रायोरिटाइजिंग प्राइमरी केयर। तो आज की डेट में भी प्राइमरी केयर पे हमारा फोकस होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ यू कैन से बेटर देन क्योर। तो हमारा फोकस प्रिवेंशन पे अगर होगा
तो वो हमारे लिए अच्छी हेल्प करने वाला है और उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल हियर। अब आगे देखिए आप, इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंटिव केयर, यही हमारा फोकस होना चाहिए कि भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी रखिए और ये प्रिवेंटिव केयर के ऊपर भी फोकस कीजिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी डिस्कस इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन की इशू। देखिए तो आज की डेट में हालात क्या चल रहे हैं, देखो हम लोगों ने पोषण 2 अभियान चला रखा है और सक्षम आंगनवाड़ी जो है हमारे यहाँ पे सरकारी स्कीम्स चल रही हैं और मेन फोकस इनका क्या होता है, वुमेन और चिल्ड्रन की माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, ये हमारा प्राइम फोकस रहता है। लेकिन आज की डेट में रियलिटी क्या है, 36% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 दे आर स्टंटेड, 57% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49, अब ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, 57% वुमेन एनीमिक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ओबेसिटी हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, 24% ऑफ वुमेन एंड 23% ऑफ मेन दे आर ओवरवेट। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं यहाँ पे। करंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो पोषण 2.0 चल रहा है जिसके अंदर हमारा फोकस होम राशन के ऊपर है, ओके, सप्लीमेंट्री फूड, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने पे है। सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर हम लोग जो है सर्विसेज फैसिलिटेट करते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन, वो हमारे यहाँ पे चलता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो आपके यहाँ पे स्कीम्स आपने अनाउंस कर रखी है उसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर नहीं होता, तो लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, न्यूट्रिशन पे फोकस। तो एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप खाना खिला रहे हैं, फूड बेस्ड स्कीम्स चल रही हैं बच्चों के लिए, ठीक है, उसके अंदर अगर आप सिर्फ राइस सर्व कर रहे हैं, वीट सर्व कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स, बाकियों का क्या होगा? तो उन पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है ना, दिस इज़ व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। तो हमें सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, और दूसरी चीज़, सिर्फ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ तक ही ये लिमिट नहीं होना चाहिए कि भी आपने माँ को खिला दिया, बच्चे को खिला दिया। बियॉन्ड दैट यू हैव टू थिंक होलिस्टिकली, यू हैव टू थिंक, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव टू एक्सपैंड द न्यूट्रिशन सर्विसेज टू, यू कैन से, सभी लोगों तक आप ये पहुँचाइए, एडोलेसेंट्स, यू कैन से एल्डरली पीपल, एवरीवन शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, सब तक ये बेनिफिट पहुंचेगा तब जाके बात बनेगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो हमारे यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए। कनेक्ट विद पब्लिक, बिल्कुल जनता के साथ जाइए, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट गुड क्वालिटी फूड, कि भी क्या लोग खा सकते हैं, उनको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन तो दो आप कि ये खाना ठीक है, ये खाना ख़राब है, दैट इज़ टू बी गिवन हियर। वो चीज़ अगर आप दे देंगे तो फिर लोग खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी लोगों को पता ही नहीं है कि किस खाना खाने से जो है हेल्थ बेटर होती है, जिस किस में जो है मिनरल न्यूट्रिशंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू, अब देखिए सीरिया के अंदर क्या चल रहा है। हमें पता है कि सीरिया के अंदर इस समय जो है तख्ता पलट हुआ था और सीरिया के अंदर एक कम्युनिटी है, अल वाइट कम्युनिटी। तो बेसिकली ये शिया ग्रुप है और असद जो है वो इसी ग्रुप को बिलोंग करते थे। जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर सुन्नी डोमिनेशन जो है वो देखने को मिला है। और देयर वाज दिस इंसिडेंट वेयर 1300 पीपल, अभी अलवाइट कम्युनिटी के 1300 लोगों को मार दिया गया है। ये लेटेस्ट वायलेंस है यहाँ पे। और ये जो अलवाइट कम्युनिटी है, दे आर नाउ डोमिनेटिंग द, यू कैन से, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में अलवाइट कम्युनिटी जो है वो यहाँ एक्टिव है और बोला भी जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं दे आर स्टिल लॉयल टू बशर अल असद, और इस वजह से जो है दैट इंसिडेंट हैपेंड। अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सीरिया, क्या सीरिया सिविल वॉर की तरफ जाएगा? तो वो सारे एस्पेक्ट हमें समझने हैं। सीरिया को जब भी आप बात करें, सुन्नी ग्रुप तो हमने देख लिया कि भाई इस एरिया में भी सरकार उनकी बनी हुई है, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट को देखेंगे, नाउ दिस बेल्ट और थोड़ा टर्की का एरिया, यहाँ पे कुर्द पॉपुलेशन है, तो दे आर ऑल्सो डिमांडिंग अ सेपरेट कुर्दिस्तान। तो कोस्टल एरिया में एलवाइट्स हैं, नॉर्दर्न टर्की बॉर्डर पे कुर्द्स हैं। सो इस तरीके से डिवाइडेड है सीरिया। नाउ पॉइंट इज दिस, क्या यहाँ शांति आएगी? ये सारे एस्पेक्ट जरूरी हैं। अब देखो लेटेस्ट पॉइंट क्या चल रहा है, गोलन हाइट्स आप यहाँ देखिए। गोलन हाइट्स बेसिकली इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इजराइलीज अपने यहाँ पे गोलन हाइट्स में खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं, दे आर एक्सपेंडिंग, सो दिस एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन, ठीक है, वो चीज़ है गोलन हाइट्स के अंदर। अब पॉइंट क्या है कि क्या सीरियन गवर्नमेंट इस चीज़ को नज़रअंदाज करेगी? बिकॉज सीरियन गवर्नमेंट को आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स बैक कर रहा है,
तो क्या वो इसको नज़रअंदाज करेगी और विल दे बी टेकिंग सम एक्शंस? बिकॉज अगर आप सीरियन नेशनलिज्म की बात करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को गुस्सा तो आएगा ना इन डेवलपमेंट से। सो इन चीज़ों को समझना है। और प्रेजेंट हालात सीरिया के क्या हैं? 90% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रही है। सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक सैंक्शंस लिफ्ट नहीं किए हैं कि जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। सो ये हर्डल्स अभी भी सीरिया के अंदर हैं। और जहाँ पे पॉवर्टी होती है वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ तो रहती ही रहती है। और हमें एक चीज़ को समझना होगा, देखो ये वही एरिया है जहाँ पे इस्लामिक स्टेट्स जो है वो निकला था। तो इस्लामिक स्टेट निकल के सामने आया था और हमें पता है कि किस तरीके से उन्होंने वायलेंस पूरी दुनिया में किया था। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन ना निकले। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वर्ल्ड पावर्स को यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट इन मेडिटेरेनियन सी? ओके, तो मेडिटेरेनियन सी में कौन से कंट्रीज ओपन अप होते हैं? लेबनान ओपन अप हो रहा है और यहाँ पे सीरिया भी ओपन अप हो रहा है, ठीक है। तो लेबनान हो रहा है, सीरिया हो रहा है, इजराइल भी हो रहा है, बिल्कुल इजराइल भी लगता है। तो जॉर्डन इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा कि ये पूछा है कि भाई ओपन अप कौन नहीं होता? जॉर्डन ओपन अप नहीं होता मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन न्यूज़। तो ये मिडल ईस्ट की बात हो रही है भाई। गोलन हाइट्स को जो है इजराइलीज़ ने अपने कब्जे में लिया था, तो उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं ये, ठीक है। उसी के बारे में ये क्वेश्चन एड्रेस किया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं। तो रुपी के सिंबल को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। सो तमिलनाडु पॉलिटिशियंस दे आर डूइंग दीज थिंग्स हेयर, सिर्फ से अपने जो है सैंक्टिटी बचाने के लिए वो कर रहे हैं। शायद उनको पता लग जाएगा कि भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में देखो सरकार बदलती रहती है, तो दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट, और इसीलिए इस टाइप के इश्यूज को फ्लेयर अप किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दिस, देखिए चंद्रयान 5, अभी तो हम चंद्रयान 4 भेजेंगे। चंद्रयान 4 जब जाएगा, सो चंद्रयान 4 विल गो इन 2027, ठीक है। Chandrayaan 5, we don't know when it will go, but it is going to be a great thing because 250 kgs का रोवर आप भेजेंगे। अभी देखो हमने चंद्रयान 3 में भेजा था, जो प्रज्ञान रोवर था वो 25 किलो का था। अब ये 250 किलो का आप एक अपरेटस भेज रहे हो, और मतलब एक छोटी मारुति कार जितना जो है ये इसका वजन होगा। एंड दे विल कैरी आउट लॉट ऑफ, यू कैन से, डिटेल्ड स्टडी। बाकी अगर चंद्रयान 4 की बात करेंगे तो उसके अंदर विल गेट बैक सैंपल्स, ओके। तो मून के सैंपल्स जो है वापस अर्थ पे लाए जाएंगे। ये चंद्रयान 4 के थ्रू हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। और चंद्रयान 5 के थ्रू जो है देयर विल बी मोर सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स दैट विल बी कैरिड आउट। तो वो हमें पता नहीं है कि क्या उसके अंदर अपरेटस जाएगा, बट डेफिनेटली देखने में तो बढ़िया ही लग रहा है कि 250 किलो का आप कुछ भेज रहे हो, तो देयर विल बी समथिंग सोफिस्टिकेटेड इन दैट, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव कवर्ड दिस। अच्छा, अब देखो न्यूजीलैंड के साथ हमारी ट्रेड डील की टॉक्स जो है वो रिज्यूम हो गई है। एट प्रेजेंट $1 बिलियन का आपका जो है बायलैटरल ट्रेड होता है, तो है तो बहुत कम। इतना कम है, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। और मेजर इशू न्यूजीलैंड के साथ किन चीज़ों को लेके है, दैट इज़ रिलेटेड टू द डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक। तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, वो बेचारे 2 गायें रखते हैं, 2 गायें या 2 भैंस होती हैं उन्होंने एवरेज, मतलब 2 कैटल पर फार्मर होता है, ये एवरेज है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे में हाउ कैन दे कम्पीट विद द बिग फार्म ओनर्स ऑफ न्यूजीलैंड? तो ये तो बड़ी सोचने वाली चीज़ है ना। तो गवर्नमेंट अब इसके ऊपर जो है नेगोशिएशन कर रही है। बट ये सेम चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बनती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने कंक्लूजन किया। दूसरी चीज़, जब से ट्रम्प साहब आए हैं, इवन दीज कंट्रीज नाउ दे रिकॉग्नाइज कि भाई इंडिया के साथ बढ़िया तरीके से आप जो है ट्रेड कर लो, यूएस का कुछ नहीं भरोसा। दूसरी चीज ये है कि न्यूजीलैंड जो टैरिफ लगाता है, न्यूजीलैंड ऑन एन एवरेज 2.3% कस्टम ड्यूटी लगा रहा है, और इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगती है दैट इज 17%। तो कैसे कोई हमारे साथ ट्रेड करेगा अगर हम इतना हैवी टैक्स रखेंगे, इतनी हैवी ड्यूटी लगाएंगे? तो ये सोचने वाली चीज़ है। हमें ज़रूर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत से आइटम्स के ऊपर कम करनी पड़ेगी अगर ट्रू सेंस में आप मीनिंगफुल ट्रेड चाहते हो दुनिया के साथ। सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। फिर एक चीज़ हाईलाइट हुई है, देखो एयर पोल्यूशन जब तक आएगा तो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे सोलर पावर जनरेशन पे भी पड़ेगा। इट इज़ बट ऑब्वियस, सोलर पावर जनरेशन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पे पोल्यूशन रहेगा, एरोसोल्स आपके एनवायरनमेंट में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में रहेंगे,
तो डेफिनेटली दे विल स्टॉप सनलाइट को वो रोकेंगे और उस वजह से जो है सोलर सिस्टम आपके ठीक से काम नहीं करेंगे, इसलिए बिजली प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. सो दैट इज समथिंग विच इज़ बीइंग हाईलाइटेड, उसी चीज़ को वो हाईलाइट कर रहा है. ओके, सो वी कवर्ड दीज थिंग्स. सीधा जो है वर्ल्ड पेज पे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे. सो मोर और लेस दोज ऑल्सो थिंग्स हैव बीन कवर्ड, वो भी चीज़ हमने कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ छूट ना जाए इसीलिए जो है एक बार नज़र घुमा लेते हैं बस. ओके, सो यहाँ पे ट्रम्प पुतिन दे आर गोइंग टू डिस्कस द सीज फायर टॉक्स. देखते हैं क्या होती है यहाँ पे. पुतिन इज गोइंग टू फर्स्ट एनालाइज कि क्या डेवलपमेंट है. डर भी होगा पुतिन के दिमाग में कि भाई यूएस अगर एड देने लग जाए. देखो, वॉर से सभी के हालात पतले होते हैं, तो पुतिन के भी जो है हालात पतले ही होंगे. सो दैट इज़ द क्रूशियल पॉइंट है. सबको शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए वहाँ पे. यूरोपियंस आर ऑल्सो फेड अप विद दीज डेवलपमेंट्स. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.